नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। आवाज देश की में हम आज बात करेंगे भारत के खेलों की दुनिया में शक्ति बनने के प्रयासों की। इस पूरे विषय पर चर्चा करें उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं भारत के पिछले कुछ वर्षों में खेलों की दुनिया में किए गए प्रदर्शनों की। अगर बात करें 2020 की तो नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने। 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। लॉज़ेन डायमंड लीग और दोहा डायमंड लीग में भी वो पहले स्थान पर रहे। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया। महिला हॉकी टीम ने 2023 में जूनियर एशिया कप जीता। भारतीय हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में जीतने में कामयाब रही। 18 वर्षीय प्रज्ञानंद शतरंज वर्ल्ड कप के उप विजेता बनकर उभरे। 2015 में साइना नेहवाल ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन उप विजेता रही। 2022 में लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के उप विजेता बने। भारतीय महिला पहलवानों ने 2023 अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का टीम खिताब जीता। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 जीती। सन 2014 से अब तक की बात करें तो खेल मंत्रालय के बजट में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। खेलो इंडिया अभियान के तहत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 3,000 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं। पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे 2 विशेषज्ञ मेहमानों से और उनका परिचय मैं आपसे करवा देता हूं। कुणाल हैं, संयुक्त सचिव युवा कार्य और खेल मंत्रालय, भारत सरकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूनम बेनीवाल है, वरिष्ठ विकास अधिकारी है साई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत है जनता जनार्दन का भी, ताली बजनी चाहिए। कुणाल जी, पॉइंटर्स के द्वारा हमने बता दिया कि क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है खेलों की दुनिया में। इसके पीछे क्या कुछ नीति योजनाएं क्या क्रियान्वित हुआ है कि थोड़ा सा बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, अगर आप देखें कि खेलों का बजट जैसा आपने बताया कि 3 गुना से ज़्यादा की वृद्धि हुई है और खेलों में जो सबसे बड़ा जो कैटलिस्ट है वो मैं कहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी, कि जिन्होंने खेलों को प्राथमिकता दी है। खिलाड़ियों से वो हर समय चर्चा करते हैं, अपनी मन की बात भी कार्यक्रम में जब भी कोई अचीवमेंट आता है उसका जिक्र भी करते हैं। हमारे खिलाड़ी जब भी कभी बाहर जाते हैं उनसे वो चर्चा करते हैं, खिलाड़ी बाहर वापस आते हैं उनसे भी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से खेलों के लिए जो वातावरण बनाने की कोशिश की गई है और वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसका परिणाम अब सामने निकल कर आ रहा है कि पूरा खेल जगत जो हर दिन एक नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। हमारे हर जगह प्रोजेक्ट्स नए नए चल रहे हैं या बन रहे हैं। हमारे खिलाड़ी जो हैं सो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और एक जो कर देने की एक जो चाहत है वो सामने आ रही है। चाहे नीरज चोपड़ा हो या भी आप देखेंगे कि 4x400 मीटर का रिले, आप देखिए कि पहली बार हमारे खिलाड़ियों ने उस तरह की दौड़ लगाई है वर्ल्ड लेवल पे। और प्रज्ञानंदा देखिए, उन्होंने विश्व शतरंज चैंपियनशिप में रनर अप उप विजेता रहे हैं। तो खेलों की जो उपलब्धियां हैं वो हर दिन एक नया आयाम गढ़ रहे हैं और आगे भी ये देखने को मिलेगा। और हम खेल मंत्रालय की तरफ से पूरे प्रयासरत हैं अलग अलग स्कीमों के माध्यम से कि खेल की प्रतिभाओं को निखारें और खेलों के लिए जो जरूरी आवश्यकताएं हैं, जैसे कोचेज हो गए, जैसे सपोर्ट स्टाफ हो गए, स्पोर्ट्स साइंसेज हो गया, हर जगह हम अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि पूरी सुविधाएं मिले खिलाड़ियों को। क्या बात है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की भूमिका भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम लोग खेलों की दुनिया में बेहतर कर रहे हैं तो और उसको बेहतरीन करने का प्रयास साई की तरफ से किया जा रहा है। क्या कुछ योजनाएं चल रही हैं साई की तरफ से कि युवा भी जुड़े, छात्र भी जुड़े, क्या कुछ हो रहा है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अलग अलग स्कीम्स हैं जिसके तहत टॉप टू बॉटम सब स्पोर्ट्स के प्रमोशन का काम हो रहा है। जैसे आज हम अचीवमेंट देख रहे हैं, ये ओवरनाइट वर्क नहीं है। तो जैसे आप देखेंगे ग्रास रूट्स पे है, फिर उसके बाद आपकी डेवलपमेंट स्टेज आती है, फिर आपकी एलीट स्टेज आती है। जब आप ग्रास रूट्स की बात करते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, आपके पास साई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, साई एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, इसके अलावा NSTC स्कीम है,
आईजीबी जो इंडिजिनस गेम के लिए अलग स्कीम है, उसके तहत अगर आप सारी की सारी स्कीम्स देखें 8,000 के करीब जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको सुविधाएं दी जाती है। एसटीसीज में हमारे पास आज के दिन 3,500 के करीब लड़के लड़कियां ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो रेजिडेंशियल नॉन रेजिडेंशियल दोनों फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। उनके लिए बोर्डिंग, लॉजिंग, रहना, खाना पीना सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है सरकार की तरफ से। प्लस आपको अच्छे कोचेज, स्पोर्ट्स साइंसेज की सब फैसिलिटीज़ दी जाती है। ग्रास रूट पे इसी के साथ हमारी खेलो इंडिया की स्कीम है। खेलो इंडिया में आज के दिन हमारे पास 2800 के करीब बच्चे हैं जिनको स्टाइपन भी दिया जाता है 10,000 पर मंथ। इसके अलावा हमारे पास खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज़ हैं, 294 के करीब खेलो इंडिया एक्रेडिटेड अकेडमीज़ हैं। प्लस स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स हैं जहाँ पे ग्रास रूट्स पे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। तो इसके अलावा जब हम डेवलपमेंट स्टेज पे आते हैं, वो बच्चे अपने बेसिक सुधार के जब डेवलपमेंट स्टेज पे जाते हैं, 23 के करीब हमारे पास नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जहाँ पे जो आपका ग्रास रूट से एलीट का जंक्शन है वो निखारा जाता है। वहाँ पर आपको कोचेज, सपोर्ट स्टाफ, सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है। और उसमें हमारे पास 3,000 के करीब बच्चे हैं एनसीओज में, 1,500 के करीब लड़के, 1,450 के करीब लड़कियां हैं। फिर जब आप टॉप पे, पिनाकल पे आते हैं, टॉप स्कीम है, खेल मंत्रालय की स्कीम है, जो उसके मुताबिक आप टॉप्स में कोर में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, डेवलपमेंट में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जो कोर के बच्चे हैं वो अभी 2024 ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो मेडल प्रोबेबल है वो बच्चे हैं, और उनको मंथली 50,000 स्टाइपेंड दिया जाता है। प्लस जो उनको हाई परफॉर्मेंस देने के लिए फैसिलिटीज़ है, वो कोर में ही सेकेंड स्टेज है डेवलपमेंट स्टेज, जिसमें आपको 25,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। प्लस जो आपको हाई परफॉर्मेंस के लिए जो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए सब वो दी जाती हैं। इस स्टाइपेंड के अलावा आप देखिए, कोर में आज के दिन हमारे पास है 104 के करीब बच्चे हैं, और डेवलपमेंट में 165 के करीब बच्चे हैं। सो दिस इज़ लाइक ओवरऑल पिनाकल, एक पिरामिड बनता है कि ब्रॉड बेसिंग से बच्चे एलीट की तरफ जा रहे हैं। क्या बात है। अब यहाँ पर जो है युवा मौजूद हैं, अब युवाओं के जोश से पता लगेगा कि खेलों के प्रति इनका रुझान क्या है, किस तरीके से खेलों को देखते हैं। कुछ सवाल जल्दी जल्दी। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे ग्रामीण मैं परिवेश से आता हूँ, वहाँ पर कई खिलाड़ी ऐसे मौजूद हैं, जैसे स्कूल्स में तो खेल लेते हैं, लेकिन ग्रामीण समाज में ऐसा है कि बच्चे खेल तो रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते हैं लेकिन वो वहीं खेल करके वहीं रह जाते हैं। तो क्या कोई ऐसा विचार चल रहा है हमारी सरकार में कि स्पोर्ट्स स्कूल भी खोले जाएं, क्लस्टर बना करके ग्रामीण समुदायों में? देखिए, अभी आप खेलो इंडिया स्कीम को देखेंगे तो जो इसका ग्रास रूट लेवल है, उसमें खेलो इंडिया सेंटर जो हर जिले में हम स्थापित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है, माननीय खेल मंत्री ने बताया है कि इस साल 1,000 सेंटर पूरे इंडिया में खोले जा रहे हैं, और खोले ऑलमोस्ट उसमें 90% हम अचीव कर चुके हैं। तो ये जो पास्ट चैंपियन एथलीट हैं वो आपके जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारेंगे। साथ ही साथ जितने खेल संघ हैं, जैसे आप अलग अलग खेलों के अलग अलग संघ हैं जो कि ओलंपिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, उनको ये दायित्व है, और उसका भी पूरा पिरामिड स्ट्रक्चर है कि नेशनल कराएंगे। नेशनल्स में सीनियर, जूनियर, सब जूनियर 3 तरह का उनका कैटेगरी होता है। उसी तरह से उनकी जो स्टेट यूनिट है वो कराती हैं स्टेट लेवल पे, और जो उनकी जो जिला इकाइयां हैं वो जिला लेवल पे कराती हैं। तो जो भी टैलेंट है आज के दिन वो छुपा नहीं रह सकता है। और अभी जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में आप देखेंगे कि जितने बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई रील बना के डाल रहा है, उसको हम भी देखते हैं और हम भी उनको प्रोएक्टिवली कांटेक्ट करते हैं। तो आपको ये लगे कि कोई हिडन टैलेंट है, जो हीरा है, हम हीरे जो तराशना है उसमें भी लगे हुए हैं और हीरे को तलाशने में भी लगे हुए हैं। क्या बात है। इधर से कोई सवाल जल्दी आप पूछिए। नमस्ते सर। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो विलेज लेवल पे, लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जैसे खो खो, कबड्डी वगैरह। तो उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पहचान दिलाने के लिए, क्रिकेट जैसे बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स के सामने खड़ा करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार ने, आप अगर ओलंपिक मूवमेंट को देखेंगे तो हर खेल के लिए स्वायत्त खेल महासंघ होते हैं। एक तो हम इन खेलों के जो खेल महासंघ है उनको भी हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और इनको रिकॉग्निशन दे करके हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। और हम हमारे खेलो इंडिया गेम्स को देखेंगे, उसमें मलखम्ब हो गया, योगासना हो गया, उसमें खो खो हो गया, ये सारे के सारे, कलरी पट्टू हो गया, थांगटा हो गया, ये सारे जुड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पूरा विचार है, खेल मंत्री जी का भी, कि जो हमारे पारंपरिक गेम हैं वो मुख्य धारा में जुड़े और साथ ही साथ वो आगे बढ़े। और विस्तार से साई में भी इस पर काफी प्रसार किया जा रहा है। जी।
साई में भी जैसे अब इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया IGMA स्कीम है, इंडिजिनस गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स के तहत। अभी आप नेशनल गेम्स देखेंगे, वहाँ पे जो भी इंडिजिनस गेम है वो करवाए गए हैं, योगा का इंक्लूजन हुआ है, तो एक तरह से उसी के उसमें ये सारा काम हो रहा है। जी, लेकिन ये जो खेल हैं इसमें स्पिरिट है, इसमें पेस है, इसमें स्किल है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि कबड्डी जैसे खेल को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में समाहित नहीं किया जाता, नहीं किया गया है, तो इसको लेकर भी कुछ क्या नहीं, बिल्कुल सरकार की तरफ इसमें, किया जाए? मैं आपको अपडेट करना चाहूंगा कि एशियन गेम्स में कबड्डी है, जी। हमारी टीम जा रही है जी, और उसमें मेडल प्रोबेबल है। और ओलंपिक के लेवल पर ओलंपिक ओलंपिक क्या के करना पड़ता है किसी खेल को ओलंपिक में अगर समाहित करना होता है तो क्या कुछ होना देखिए चाहिए इसमें इसके? है कि आपको जो खेल संघ हैं वो पूरे ओलंपिक मूवमेंट के ये करता धरता है और सरकार सपोर्ट करती है इसमें। इसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारे जितने खेल संघ है जो इंडिजिनियस गेम के हैं वो धीरे धीरे करके पहले एशियन लेवल पे आए और एशियन लेवल पे एक बार सक्सेस करेंगे तो फिर वो उनका जो विश्व स्तर पे उनका रिकॉग्निशन होगा। अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज हो गए, अफ्रीकन हो गए, हर जगह उनकी ब्रांचेस खुलेंगी और उसके बाद से वो एक वर्ल्ड मूवमेंट बनेगा उस गेम के लिए। और आप अगर ओलंपिक गेम भी देखेंगे तो उसमें डिसिप्लिन लिमिटेड होते हैं, तो वो भी अपना देखते हैं कि कौन सा गेम किस लेवल तक पहुंचा है। तो उसमें सरकार भी प्रयासरत है पूरी तरह से और खेल संघ है ये भी प्रयासरत हैं। जी, जी। और आशा हमारा है कि ये विश्व स्तर को पक्का छुएंगे। छुएंगे, पूछिए। नमस्कार सर। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा देश भारत अभी खेलों के क्षेत्र में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकामों को छूटते जा रहा है, पर सर अब मेरा एक सवाल ये है कि जो एथलेटिकल्स गेम है उनको हम जिला स्तर पर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको ये किसी स्कीम के बारे में नहीं पता चल पाता है कि एथलेटिक्स में ये जो गेम है उनसे मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, तो उनको इन एथलेटिकल्स गेमों के बारे में कैसे बताया जा सकता है, उनके स्कीम्स को कैसे बताया जा सकता है, ताकि जो ग्रामीण परिवेश से जो एक डिस्ट्रिक्ट खेल करके लोग बच्चे ऊपर आते हैं तो उनको और ऊपर आने में मदद मिले और प्रोबेबली और हमारे खिलाड़ी अच्छे अच्छे मुकामों को हासिल करें। देखिए इसमें इसके दो तत्व हैं। एक पहला है कि खेल संघ उसमें जो गवर्नेंस है उसको हम मजबूत कर रहे हैं। वो सारी की सारी ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं और उनका पूरा पिरामिडिकल स्ट्रक्चर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से नेशनल लेवल, फिर नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल, ये पूरा पिरामिड रहता है। हमारे पूरा प्रयास है कि ये जो संस्थाएं पूरा उनका हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और उनको जो मैंडेट मिला हुआ है कि जो जिला स्तर के प्रोग्राम चलाएं, राज्य स्तर के चलाएं और देश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के चलाएं, वो चलाएं। और दूसरा है जो सरकार, तो सरकार में जो राज्य सरकार है उनके खेल विभाग हो गए, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी हो गया और जैसा मैंने आपको बताया जो खेलो इंडिया गेम्स है, खेलो इंडिया सेंटर है, स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का STC है, ये सारे मिलकर के एक जो वातावरण बना रहे हैं और आपको 1000 जो खेलो इंडिया सेंटर भी बन रहे हैं। आप देखिएगा कि इनका जो कैटलिस्ट जो अप्रोच रहेगा कि कोई भी जगह कोई भी जो टैलेंट है वो छुपा नहीं रहेगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि खेलों के लिए जो स्कूल लेवल की संस्था है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी दिन से उसमें प्रॉब्लम चल रहा था। पिछले साल उसका इलेक्शन हुआ है और उन्होंने हाल ही में स्कूल गेम्स करवाए हैं राष्ट्रीय स्तर पे। तो पूरा हमारा प्रयास है कि जो खेल का जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी हो और उसमें रेगुलरिटी आए, कि हमेशा वो प्रतियोगिता कराते रहें और जो बच्चे हैं फ्रॉम द यंग एज दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट। पूनम जी, ये राज्य सरकारों के साथ किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाकर खेलों की दुनिया में काम किया जा रहा है और क्या वहाँ से आपको उसी तरीके का जो है सहयोग भी मिल रहा है राज्य सरकारों से? अगर खेलों की बात करें तो खेलों के उत्थान की बात करें। जैसा सर ने बताया, राज्य सरकार की अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी होती है। जैसे आप हरियाणा का एग्जांपल लीजिए, उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी है, वो अपना बच्चों को जैसे ग्रास रूट लेवल पे भी ग्रूम करने के लिए कोचेज रिक्रूट करते हैं। उसके बाद अगर अच्छे लेवल पे परफॉर्म बच्चा करता है उसको कैश प्राइज भी मिलता है, उनको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात है, इसके हाल ही में एक सम्मेलन भी करवाया गया मणिपुर में सरकार द्वारा, जहाँ पे पूरे इंडिया के स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर आके सम्मेलन में यही चर्चा की गई, इसको स्पोर्ट्स को एक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम कैसे डेवलप करके एक बढ़िया स्पोर्ट्स कल्चर बनाया जाए। जब एक बच्चा देश के लिए खेलता है वहाँ वो हरियाणा, पंजाब वो रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सारा कंसोलिडेटेड एक इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उस संज्ञान में सरकारें अपना काम कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट पे साई की स्कीम्स हैं। अब जैसे NCA रोहतक है हमारा, वो स्टेट गवर्नमेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन से है। दैट इज़ अ फाइन सेंटर जो बॉक्सिंग के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो मिलके काम उसी डायरेक्शन में सही तरीके से हो रहा है। पूनम जी ने मणिपुर का जिक्र किया, वहाँ पर एक जो है विशेष आयोजन किया गया कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए।
मणिपुर में खेल विश्वविद्यालय की शुरुआत भी हुई है, तो क्या वहाँ पर काम शुरू हो गया है तो क्या स्थिति है? और अलग अलग राज्यों और शहरों में भी जो है इस तरीके की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू करने की एक योजना है, उस पर क्या कुछ काम चल रहा? देखिए, अभी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, वो तो एक बन रहा है जो कि मणिपुर में बन रहा है, और वो अभी चालू है। अभी टेम्परेरी कैंपस वहाँ पे खुबन लंपा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से चल रहा है। उनके कोर्सेज भी शुरुआत हो गए हैं, वहाँ पे फैकल्टी भी लग गई हैं, और एक बड़ा सा कैंपस अभी वहाँ पे बन रहा है जो कि आधुनिक सुख सुविधा से लैस होगा। साथ ही साथ जो राज्य सरकार हैं वो भी खेल यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दे रही हैं। जैसा भी आपने सुना, गुजरात में स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी है, यूपी में मेरठ में बनाने की शुरुआत हो रही है। इसी तरह से अलग अलग राज्य हैं अपने यहाँ खेल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और खेल मंत्रालय के अंदर में एक और है कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी है, उसका एक ब्रांच भी है। उसी तरह से साई के अंदर में एक LNCP है जो त्रिवेंद्रम में है। तो इस तरह के खेल का जो एक पूरा इकोसिस्टम है, उसमें स्पेशलाइजेशन करने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। उसकी यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन को लेकर के भी सरकार का काफ़ी प्रयास चल रहा है, और खेल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी काफ़ी एडवांस स्टेज पे उसका कंस्ट्रक्शन मैं कहूँगा। जी जी, और कोई सवाल जल्दी जल्दी? जी सर, नमस्कार सर। मेरा सवाल सर ये है, और मैं आपको 2 समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ सर, कि पहला समस्या ये है आज के समाज में कि आज की एक जो अच्छी अनुपात में जो युवा है, वो कहीं न कहीं इस खेल से कट के मोबाइल जैसे PUBG गेम और BGMI में डाइवर्ट हो चुके हैं सर। तो वो उनका, जैसे एक तरफ जो नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी है जो देश के लिए स्वर्ण पदक या अन्य खिलाड़ी पदक ला रहे हैं, वही इनका योगदान देश के विकास के लिए शून्य है सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया सवाल। उसकी कुछ ओर और सर सवाल आपकी जल्दी क्या जल्दी राय और है? लेने अपने साथियों से बोलें जी। और दूसरा प्रश्न सर ये है, आप हो चुके, आगे आगे कोई और साथी आपका? नमस्कार महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि आज भारत सरकार खेल को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है, ये हम सब जानते हैं। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से, सांसद टीवी के माध्यम से हमें ये पता रहता है कि भारत सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेल के लिए, खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो नए नए स्कीम्स वगैरह ला रहे हैं वो कितने सराहनीय हैं। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज के जो युवा वर्ग हैं वो भी पूरे विश्व के सामने भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। परंतु महोदय, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आज भी कहीं ना कहीं आज भी इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में या फिर ऐसे क्षेत्र में लोग जो है जो थोड़ा सा रूरल हो, वो वैसे जगह से जो खिलाड़ी उभर कर आते हैं, परंतु कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के वजह से या पहचान के वजह से, पहचान उनका जो है पैरवी नहीं हो पाता है, इन सब कारण से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार जो है वो वैसे युवाओं को, वैसे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने वाली है? मैं इसलिए भी इस पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि इस बच्चे का सवाल इसलिए भी वाजिब है। देखते हैं कि आपने कहा कि स्कूल कॉलेज के स्तर पर बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, स्कूल के लेवल पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, कॉलेज के लेवल पर भी, लेकिन हम देखते हैं कि स्कूल में जो चुनाव होता है छात्रों का, कई छात्र जो हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, या तो जागरूकता का अभाव होता है या फिर उनको सिस्टम के बारे में पता नहीं होता है। तो जागरूकता पैदा करना, सिस्टम के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना, उस दृष्टि से देखा जाए तो क्या कुछ हो रहा है? देखिए, आपने 2 बातें कही, तो पहली बात को मैं आंसर करना चाहूँगा। जो PUBG वाले गेम इस तरह के हैं, ये हमारे लिए, देखिए, तो युवा वर्ग को भी सोचना पड़ेगा कि एक मोबाइल फ़ोन आपको एक पावर देता है, आपको एक एक्सेस देता है, आप उसका सदुपयोग कैसे करते हैं। हर चीज़ का एक 2 पहलू होते हैं, और उसी मोबाइल ऐप में हमारा फिट इंडिया ऐप भी है। आप फिट इंडिया ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको बताएगा कि आपने कितना एक्सरसाइज किया है। उस फिट इंडिया ऐप से हम ये भी देखते हैं, वो आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर फिट इंडिया ऐप है। हम उस ऐप को उपयोग करने वाले हैं टू आइडेंटिफाई द टैलेंट, कि आप जो आपके जो जितने जो रिकॉर्ड है, सपोज कोई 100 मीटर दौड़ रहा है, कोई, देखिए स्पोर्ट्स ऐसा चीज जो कि मेजरेबल इवेंट है। आप 100 मीटर में, सपोज 100 मीटर आप 15 सेकंड में दौड़ रहे हैं, 14 सेकंड में दौड़ रहे हैं, आपको पता है और दिख रहा है, उसको कोई छुपाने वाला नहीं है। अब वो जमाना जा रहा है, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबको इंपावर कर रही है, अगर आपको बिगाड़ रही है तो आपको सुधार भी रही है। अब प्रश्न इसमें ये उठता है कि जो युवा है उस पावर का यूज कैसे करता है अपना, वो अभी। और दूसरी बात है कि जहां आपने बोला कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेनिंग की समस्या है, एक तो हम ट्रेनिंग के लिए तो कर ही रहे, जैसे 1000 खेलो इंडिया सेंटर मैंने आपको बताया,
उसके अलावा ई खेल पाठशाला पे हमारा काफ़ी जोर चल रहा है, जिसमें कि हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं जो गांव में या नहीं भी हैं, तो जो टीचर है जो खेल प्रभारी हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं ई माध्यम से, उसी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आप कैसे बच्चों को एक खेल में, दो खेल में आप ट्रेन कर सकते हैं। तो जो प्रतिभा, देखिए एक जो ग्रास रूट लेवल होता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उनको एक प्रतिभा निखार सकते हैं। और प्रतिभा को अगर और निखारने की ज़रूरत है, हमारे खेलो इंडिया डिस्ट्रिक्ट सेंटर हो गए, उससे ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर हो गए, उससे ज़्यादा निखारने की ज़रूरत है तो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो गया। तो हम पूरा एक इकोसिस्टम जो है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा माध्यम बन रहा है खेलों को प्रचार प्रसार करने में, ट्रेनिंग लेने में, और अपने आप को लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में चल रहा है उससे जोड़ने में। आप खेलो इंडिया ऐप पे जाइए, आप फिट इंडिया ऐप पे जाइए और आप वहाँ पे देखिए, आपको पूरा वो डाइट बताएगा। एक इलीट एथलीट के लिए होता है ना, उसको कितना ग्राम सब्जी खाना है, कितना ग्राम दाल लेना है, कितना ग्राम चिकन खाना है, बट एक मास लेवल पे अगर आपको फिट रहना है, आप अगर एक खिलाड़ी हैं, आपको क्या खाना चाहिए, उसके लिए खेल फिट इंडिया ऐप है और उसमें करीब 5 लाख से ऊपर उसका डाउनलोड हो रखा है। तो अभी देखिए संभावनाएं अपार हैं और टेक्नोलॉजी जो है सो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम काफ़ी आगे बढ़ने वाले हैं, और कोई भी टैलेंट चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो, कोई छुपा नहीं रह सकता जी है। जी। अब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने अलग अलग योजना परियोजनाओं की बात की है, लेकिन हम देख रहे हैं शहरों में विशेष तौर पर मैदान है नहीं, मैदानों ने पार्कों का रूप ले लिया है, पार्कों में बच्चों को खेलने नहीं दिया जाता है। जब बचपन में अगर बच्चे खेलेंगे तभी तो वो स्कूल के स्तर पर, फिर कॉलेज के स्तर पर, फिर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। तो प्रारंभिक अवस्था में उसे मैदान उपलब्ध करवाना वो कितना ज़रूरी है, और उसको लेकर भी कुछ किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल, अभी हमारा एक प्रयास है कि जितने जो हमारे खेल के जितने मैदान हैं, चाहे इंडोर स्टेडियम हो गए, आउटडोर स्टेडियम हो गए, उनकी जियो टैगिंग करना, उनकी मैपिंग करना, कि आपको हम बता सकें कि आपके आसपास में मैदान कहाँ पे उपलब्ध है। उसके अलावा भी जो फिटनेस है, फिटनेस के लिए आप आराम से किसी पार्क में जाइए, कच्चे ट्रैक पे दौड़ सकते हैं, मैं खुद दौड़ता हूँ। हाँ, और आपके पास फिट इंडिया ऐप है या कोई और भी लेकिन ऐप जब यूज़ कर वहाँ सकते पर हैं। हॉकी खेलना हो, फुटबॉल देखिए, खेलना हो, तो हॉकी- वहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग पहले से कह देते हैं ये पार्क है, बैठने की जगह है, मैदान कहीं और ढूंढो। हाँ, और उसके मैदान लिए है नहीं। देखिए मैदान स्कूलों में भी है कि जब स्कूल चल रहा हो तो उसके बाद में समाज की तरफ से आरडब्ल्यू के लोग कर सकते हैं, स्कूल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जब आपका स्कूल बंद हो गया हो तो हम उसमें खेल, हमारे बच्चे खेलें। कई जगह है कि हमारे जो साई के भी हैं, वहाँ भी हम प्लेइंग सर्विस हम उपलब्ध करा रहे हैं जो आमजन के लिए है, जब खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं उस समय वो आमजन खेल सकें। और इसमें देखिए एक पूरा समाज का दायित्व है कि हम खेलने के लिए वातावरण तैयार करें, क्योंकि फिटनेस पे अगर आप 30 मिनट लगाएं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। अगर आप आधा घंटा रोज लगाते हैं, चाहे जितने भी लोग हों, मैं नहीं कहूँगा कि आप बैडमिंटन के लिए, क्रिकेट के लिए, जो के लिए आधा घंटा लगाइए, पसीना निकालिए, जहाँ पे लिफ्ट लगा है वहाँ पे आप पैदल चढ़िए, सीढ़ियों से चढ़िए, आप देखिए कि आपका जो मेडिकल एक्सपेंसेस है कितना कम हो जाता है, एंड जो फील गुड फैक्टर आता है वो कितना बढ़ जाता है। तो ये पूरा एक समाज का दायित्व है कि हम एक अच्छा वातावरण भी तैयार करें, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मास्टर्स के लिए, मैं क्यों करूँ, बच्चे क्यों खेलें, मास्टर्स भी खेलें, जो बुजुर्ग हैं वो भी खेलें। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप साई बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रही है, तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अभिभावकों के लिए, पेरेंट्स के लिए होना चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि खिलाना, खेलना कितना महत्वपूर्ण है, ना केवल प्रतियोगिताओं में नाम रोशन करने के लिए, बल्कि शारीरिक सौष्ठव के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्या उसकी उस नज़रिए से भी कुछ सोचा जा रहा है? जैसा हमने एथलीट्स के बारे में बात किया, वो जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में हमारे कोचेस भी हैं, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट भी हैं, प्लस एडिशनल इतने सारे कोर्सेज हैं NS पटियाला में। अगर मैं आपको जैसे कोचेस डेवलपमेंट के लिए देर आर अराउंड 26 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, जिसका 1 ईयर कोचिंग डिप्लोमा होता है। जो थोड़ा खिलाड़ी रहा है वो NTA के थ्रू एग्ज़ाम पास करके और वहाँ डिप्लोमा कर सकता है, और उसमें सरकार ने तो जो खुद खिलाड़ी रहे हैं A1 कैटेगरी रख के ओलंपियंस है, डायरेक्ट आप कोचिंग डिप्लोमा कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी थोड़ा खेले हैं, साल में 2 बार कोर्स होता है वो 6 वीक सर्टिफिकेशन, जिसमें 10,000 के करीब लोग आए साल पास आउट होते हैं। और उसमें जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, जो PTI हैं, वो सब करते हैं, वो बच्चों पे ग्रास रूट को फिर सिखाते हैं खेल की बारीकियाँ सीख के। उसके साथ स्पोर्ट्स साइंसेज का, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैकेनिक्स,
कितने ही हमारे और जो अलाइड स्पोर्ट्स डिसिप्लिन है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है, उसके 1 साल के हमने कोर्स भी शुरू किए हैं और रिफ्रेशर कोर्सेज भी हैं। तो दीज आर द कोर्सेज कि आप खेले हैं, थोड़ा बहुत खेल की जानकारी रखते हैं, अब आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बनना है, उसके लिए खिलाड़ी होने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, आप उस वहाँ जा सकते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी करना है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी करना है, यू कैन बी ए स्पोर्ट्स मतलब साइकोलॉजिस्ट। रोजगार की दुनिया में भी काम कर रहा है। अगर Obviously. आपको बहुत सारी ट्रेनिंग ऐसी दी जा रही है, आप अपना काम कर सकते हैं, हाँ आप जी। नौकरी कर सकते हैं। 2-3 जल्दी जल्दी सवाल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। राम सर्वा मैम, हाँ जी। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों से हम बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं ओलंपिक्स में, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरे भारत का सपना है सर्वश्रेष्ठ प्रथम पायदान पर आना, वहाँ पर अभी हम नहीं पहुँचे। तो 2024 में होने वाले ओलंपिक्स के लिए हमारी क्या क्या तैयारियां हैं और क्या क्या कदम अब की बार उठाए गए हैं? जी, 1-2 जल्दी सवाल और। महोदय नमस्कार। आपने जैसे फिटनेस का बात किया, तो जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि सारा कुछ आर्टिफिशियल होते जा रहा है, जैसे जिम इत्यादि। तो महोदय मेरा ये प्रश्न है कि योग सही या जिम सही? नेचुरल में तो सही रहेगा या कि वो एसी में रह के वो डंबल उठाना सही रहेगा? ये फिटनेस से क्या है? लड़कियों का जिक्र हमने शुरू में किया था। लड़की कोई बोलेगी, माइक दो जल्दी से। नमस्कार सर। सर मेरा प्रश्न ये है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के अंतर्गत जो है वो लैंगिक असमानता को ख़त्म करने की बात की गई है और उस पर प्रयास भी किया जा रहा है, परंतु सर आज भी महिला खिलाड़ियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सर इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं उनको? और जैसा कि आपने बताया कि खेल का जो बजट है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ाया जा चुका है, फिर भी सर महिला खिलाड़ियों के लिए जो है संसाधनों की कमी है और गुणवत्तापूर्ण कोच की कमी है, तो सर उस पर खर्च क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं आपको बताना चाहूँगा, महिलाओं के लिए खासकर हमारे खेलो इंडिया स्कीम में एक अलग से वर्टिकल बना हुआ है और इस साल पूनम कितने 24 हमने लीग, हाँ जी, हाँ। वुमेंस लीग ऑर्गेनाइज किए। हम वुमेंस लीग अलग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक तो जो जितने खेल महासंघ हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी खेल प्रतियोगिता कराएं, फिर साई खेलो इंडिया स्कीम के माध्यम से वुमेंस लीग अलग से करवा रहा है। और महिलाओं के लिए खास करके हमारा बहुत ही ज़्यादा जोर है कि जितने खेल संघ हैं वहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बने कि किसी तरह का शोषण होता है तो उसको वो एड्रेस करें। उसी तरह से जब भी कोई हमारी महिला टीम बाहर जाती है तो हम उसके साथ में महिला कोच भेजते हैं और हमारे पास 24/7 हेल्पलाइन चल रहा है कि किसी को भी किसी तरह की बात कहनी हो। उसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हमने रखे हुए हैं कि फिजिकल और मेंटल सपोर्ट देने के लिए। और रही बात कोचेस की, तो कोचेस के बारे में हमारी जो सहयोगी उन्होंने बताया कि पूरे कोर्सेज काफ़ी चल रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि महिला हो पुरुष हो। और मैं बता दूं कि महिलाएं ज़्यादा अच्छा कर रही हैं खेल में आजकल, रिकॉर्ड जो टूट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम क्रिकेट में तो ये पहल हुई है जो मेल क्रिकेट खिलाड़ियों को वेतनमान मिल रहा है, वही अब लड़कियों के लिए भी वेतनमान तय कर दिया है। एक आखिरी सवाल, 2024 की तैयारियां क्या हैं? हम बेहतर तो कर रहे हैं, लेकिन बेहतरीन करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ रहा है? 2024 के लिए तैयारियां हमारी जोर शोर से चल रही हैं। टॉप स्कीम के तहत जो भी मेडल प्रोबेबल बच्चे हैं सबको हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अभी रिसेंटली वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज और पारुल ने क्वालिफाई किया उसके लिए, तो देखिए वो 1 साल पहले क्वालिफाई कर गए, उनके पास पूरा 1 साल है। अब जो भी सुविधाएं उनको चाहिएंगी टॉप स्कीम उनको प्रोवाइड कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट हर गेम में हाई प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन उनके रेगुलर नेशनल कैंप्स चल रहे हैं जहाँ पे उनको फॉरेन कोचेज, उनके इंडियन कोचेज, सपोर्ट स्टाफ सब प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। व्हाट एल्स वी नीड? और बच्चे अपने मोटिवेटेड हैं, तो हम आने वाले 2024 में वी विल ट्राई टू गिव अवर बेस्ट एवर परफॉर्मेंस। चलिए इसी नोट पर हम लोग अपना संपन्न करते हैं आज का आवाज देश की। और खेलों की दुनिया में सरकार की तरफ से बहुत कुछ किया जा रहा है, नई नई योजना परियोजनाएं लागू की जा रही हैं और पूछा भी जा रहा है कि आप खेलों में कितना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति हमें अपने अंदर से, अपने भीतर से निकालनी होगी। इच्छा होगी तभी तो हम मैदान में पहुंचेंगे, और मैदान में पहुंचेंगे तभी हम नीरज चोपड़ा या फिर और दूसरा कोई सफल खिलाड़ी बन पाएंगे। आपका पूनम जी बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल जी आपने समय निकाला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश में आज के लिए इतना ही। आवाज देश में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।